सभ्य लोगों के बीच आदिवासी, पहाड़ के पाठ, ये कविताएं हमें याद हैं। अपनी एक कविता में उन्होंने लिखा कि इसके पहले वे लोग फिर तुम्हें बंदर और भालुओं की तरह चित्रित करें, तुम्हें अपने इंसान होने की परिभाषा तय करनी होगी और तुम्हें अपने ग्रंथ खुद लिखने होंगे। तो मैं बुलाता हूं महादेव पुष्पो को। देश भर से पधारे जन संस्कृति मंच के साथियों को झारखंडी जोहार। धरती आवा वीर शाह सिद्धो कानो, शहीद वीर बुधु भगत, पोटो हो तिलंगा खड़िया, बिलाम्बर पिताम्बर की पुण्य भूमि पर आप सबों का हृदय से स्वागत करते मुझे अपार खुशी हो रही है। मैं अपने संगठन प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष की हैसियत से देश के विभिन्न भागों से आए आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और इस सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी अशेष मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वह अनेक कारणों से बेहद जटिल और संकटग्रस्त है। आम जनता, किसान, मजदूर से लेकर लेखक, पत्रकार, कलाकार, संस्कृति कर्मी फांसीवाद की विभाजनकारी संस्कृति के खिलाफ जूझ रहे हैं। इसकी एकता के लिए जन संस्कृति मंच का यह राष्ट्रीय सम्मेलन संकल्पबद्ध हो रहा है, तो हमारा संगठन प्रदेश आपके साथ इस मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और खड़ा रहेगा। हमारे देश में सांप्रदायिक फांसीवाद अब कोई अटकलबाजी नहीं रह गई, बल्कि अब यह हमारे सीने पर तांडव कर रही है। आज हमारे समय की सबसे कड़वी सच्चाई यही है। हम सभी इतिहास के पन्नों से वाकिफ हैं कि जब जब पूंजीवाद अपनी परिपक्वता को प्राप्त करता है तो उस चरम अवस्था में फांसीवाद का आगमन होता है। जब साम्राज्यवादी पूंजीवाद अपनी चरम पर पहुंचा तो तत्कालीन फांसीवाद 1920 में इटली से शुरू होकर जर्मनी के रास्ते स्पेन होते हुए जापान की परिधि को छू लिया। उस समय के फांसीवाद की पहचान नस्लीय फांसीवाद के रूप में हुई। पहचान सांप्रदायिक और नस्लीय दोनों है। इसका भी आगमन तब हुआ है जब मार्केट कैपिटलिज्म, बाजारों पूंजीवाद ने परिपक्वता प्राप्त कर ली और अपने चरम को छू लिया है। यह केवल भारत की सच्चाई नहीं है, बल्कि कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं अब चरमराकर टूट चुकी और वह अपने दिखाव लोकतंत्र का छत्र आवरण उतार कर 88 मुक्तिबोध ने ठीक ही पहचाना था कि मानव के सब कपड़े उतार कर रीछ एकदम नग्न हुआ है। हम इस तथ्य से भी सहमत हैं कि अन्य प्रक्रियाओं के समान फांसीवाद को भी एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जो निरंतर विकासशील है। और यह ऐतिहासिक तथ्य भी सही है कि जर्मन फांसीवाद नाजी पार्टी का सृजन नहीं था, बल्कि नाजी पार्टी ने जर्मन फांसीवाद की कोख से जन्म लिया था। हकदार होता है और भारतीय संस्कृति और समाज में अंतर्निहित क्रूरता इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वे मुख्य रूप से जन्मना जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के सत्र हिंसा को चिन्हित करते हैं। जिस समाज और राष्ट्र में हर साल हजारों महिलाओं की हत्या उनके ही परिवार के सदस्यों द्वारा शुद्ध लैंगिक कारणों से की जाती हो और हर साल हजारों दलित को मारा जाता हो, उनके घरों में आग लगाई जाती हो और आज़ादी के बाद से निरंतर आदिवासियों को उनकी जमीनों से उजाड़ा जा रहा हो, तब इन सारी कठिन सच्चाइयों से मुंह चुराकर जो समाज शुतुरमुर्ग की तरह आंखें मूंद कर सदियों से सोया हुआ हो, तो हम समझ सकते हैं कि फांसीवाद को सत्ता तक पहुंचाने के लिए किस तरह से रेड कार्पेट बिछाया गया।
हमारे आदिवासी समाज और समुदाय की जीवन प्रणाली और दर्शन समतामूलक, आजादी, परस्पर सम्मान, सहयोग और बंधुत्व के आधारभूत मूल्य से गढ़ा गया है। प्राचीन भारत के इतिहासकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उद्धरणों के माध्यम से यह बताते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं से 7वीं शताब्दी से जब राजतंत्र का विकास हुआ तो किस तरह इन राजवंशों ने समतावादी आदिवासी गणराज्यों को कुचलकर, नष्ट कर अपने साम्राज्य का विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। राजतंत्र के बाद मध्यकाल में राजाओं, सम्राटों, बादशाहों, मुगलों, मराठों, फिर औद्योगिक पूंजीवाद के साथ पश्चिमी विदेशी शासकों और आज़ादी के बाद भारतीय संविधान की ओट में देशी सामंतों का हम समतामूलक, निजी संपत्ति विहीन, आकाश की तरह गहरी, अनंत आज़ादी और सबके लिए बंधुत्व वाली राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की प्रतीक्षा ही किए जा रहे हैं। हजारों साल के ये सपने अब धुंधले हो रहे हैं। मायावी पूंजीवाद के निरंतर बदलते रूप उस सपने को कुचल देने को आतुर नजर आ रहे हैं। हमारा समय निरंतर अबूझ और जटिल होता जा रहा है। इन जटिलताओं को पूंजीवाद के अलग अलग रूप और गहरा कर रहे हैं। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी हो या भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी, सब लोगों ने अपने ईमानदार क्षणों को स्वीकार कर लिया है कि पूरी दुनिया के संसाधन 1% पूंजीपतियों के हाथे में सिमटे जा रहे हैं। ऐसा भयावह दौर सर्वहारी मानवता ने आज के पहले कभी नहीं देखा था। वह केवल मार्केट कैपिटलिज्म और कंज्यूमर कैपिटलिज्म का समय नहीं है, यह क्रोनी कैपिटलिज्म का भी समय है। सोशल मीडिया के द्वारा इकट्ठा किए गए हमारे निजी आंकड़ों का भी यह डाटा कैपिटलिज्म अपने मुनाफे के लिए बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही यह डाटा कैपिटलिज्म के आधार पर हमारे महान राज्य ने सर्विलांस कैपिटलिज्म की गति को प्रदान की है और हर तरह की हिंसा के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। बिग ब्रदर इज वॉचिंग अब कहावत नहीं रह गई, बल्कि यह यथार्थ हो गया है। हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप, हमारे ही संचार के साधनों के हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है। पूंजीवादी राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम एनार्को कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि नेशन स्टेट को अब लोगों के जीवन के हर हिस्से से बाहर हो जाना चाहिए, तक को निजी हाथों में दे दीजिए आना चाहिए। सेना का निजीकरण तो पहले ही हो चुका है और पुलिस के भी निजीकरण की बात चल रही है। वैसे यह प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर पहले से मौजूद है। सर्विलांस कैपिटलिज्म, निगरानी पूंजीवाद ने यह आसान कर दिया है कि राज्य व्यवस्था हम पर 24 घंटे निगरानी करे। कोरेगांव से लेकर जेएनयू तक के मामले में, यानी फादर स्टैंड स्वामी से लेकर युवा उमर खालिद तक के मामलों में हम इस निगरानी पूंजीवाद के क्रूर और बर्बर चेहरे को देख चुके हैं। हम इस रांची में स्मृति शेष फादर स्टैंड स्वामी की संस्थागत हत्या को कैसे भूल सकते हैं। 84 वर्षीय एक बूढ़ा व्यक्ति जो पार्किंसन रोग से ग्रसित था, जिसके खिलाफ सत्ता चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर सकती थी, उसके कांपते हाथों को हमारे महान सर्वशक्तिमान न्यायपालिका एक प्लास्टिक का स्ट्रा तक नहीं दे सके। उसकी जान चली गई। यह संस्थागत हत्या भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। कहाँ तो हमारी न्याय व्यवस्था और विधि शास्त्री हमें बतलाते हैं कि जमानत हमारा वैधिक अधिकार है, लेकिन भीमा कोरेगांव के बुद्धिजीवी कैदी और जेएनयू के उमर खालिद कैसे जमीन युवा वर्गों से कानूनी अधिकार के प्रति शिक्षा किए जा रहे हैं। बस्तर और झारखंड में
माओवाद के खात्मे के नाम पर आदिवासी युवाओं के साथ जो हिंसक बर्ताव राज्य व्यवस्था कर रही है और अपने ही लोगों की हत्या करके पुलिस बल उनके लाशों के सामने पैशाचिक नाच कर रही है, ऐसी बर्बरता हमारी पीढ़ी ने पहले नहीं देखी थी। यह सर्वज्ञात सत्य है कि कॉरपोरेट द्वारा इच्छित खदानों के लिए जंगलों को खाली करवाने का माओवाद एक बहाना है। दूसरी ओर जनतंत्र में प्रतिकार की आवाज़ को दबाने के लिए अर्बन नक्सल जैसी शब्दावलियाँ गढ़ी गई। आज जब हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की विधानसभा कथित अर्बन नक्सल को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाने की प्रक्रिया में है। साथियों, हम बहुत ही खतरनाक समय से यहाँ जुटे हुए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। न केवल बस्तर बल्कि गाजा के हजारों निर्देश लोगों के बहते हुए लहू, जिनमें हजारों बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल हैं, उनकी कातर पुकार भी हमें बेचैन कर रही है। साथियों, इतना गहरा अंधेरा हमने पहले कभी नहीं देखा। लगता है इस गहरे अंधेरे के दलदल में हम अब नाक तक डूब चुके हैं। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए, एक साथ प्रतिकार की आवाज़ बुलंद नहीं की तो सदियों सूरज उगने की प्रतीक्षा हमें करनी पड़ी। याद रहे, स्वतः कुछ नहीं होता। दलदल में डूबे हुए सूरज को हमें ही अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाना होगा और इसके लिए लाखों लाख कंधों की जरूरत पड़ेगी। टूट चट्टानी एकजुटता की जरूरत पड़ेगी और ऐसे विषम खतरनाक समय में हम और हमारा संगठन आपके साथ खड़े हैं। इस प्रतिबद्धता और विश्वास के साथ आप सबों को पुनः जवाब